गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव डिफ्यूजन। जो फार्माकोलॉजी की लास्ट वीडियो थी ना, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक किया था, एब्जॉर्प्शन तक किया था। अब एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें 4 प्रोसेसेस थे। उसमें से एक क्या था, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पिनोसाइटोसिस। तो ये सारे 4 प्रोसेसेस थे। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी ड्रग है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर कैसे जा रही है, मतलब मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करना है। तो पहला तो होता है पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल है ना, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 रूम है, सही है, एक पूरा फील्ड है जिसमें ना 40 बंदे हैं, सही है। अब क्या है, एक खाली है या एक रूम है जिसमें 2 बंदे, तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस के लिए जो 40 बंदे हैं ना, उनको बोलेंगे हाफ है ना उस रूम में चले जाएं। तो इट्स इजी कि वो खाली है, वहाँ से एक रूम से दूसरे रूम में बंदे चले जाएंगे। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएंगे। तो इट्स इजी। तो इसके लिए हमें कोई एनर्जी या कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल है ना, वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव डिफ्यूजन। बट पैसिव डिफ्यूजन में क्या है, बस एक ही बैरियर है जिसको क्रॉस करना है, जो कि सेल मेम्ब्रेन। तो हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो किस मतलब के नेचर की है, वो है लिपिड इन नेचर। तो अगर कोई मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल होगा ना, तो वो इजीली क्रॉस कर सकता है। उसके बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी क्रॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें होते हैं पोर्स, जिसको हम लोग एक्वस पोर्स भी होते हैं इसमें। तो ये पोर्स के थ्रू जो है ना, स्मॉल जो साइज़ के मॉलिक्यूल है ना, वो भी पास कर लेते हैं। तो जो आइडियल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फॉर दिस मतलब पैसिव डिफ्यूजन, वो लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए। और जो मॉलिक्यूलर वेट है ना उसका, या मॉलिक्यूलर साइज़ है, वो छोटा होना चाहिए उसका। और दूसरा डिपेंड करता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे। तो उसको हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है। पहले देखते हैं, पैसिव डिफ्यूजन इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्यों यूज़ किया गया वर्ड, इसके लिए क्योंकि हम लोग ड्रग की बात कर रहे हैं कि ड्रग कैसे क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन को। हालांकि एंड्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स भी क्रॉस करते हैं, सही है। एंड्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स वो एंजाइम्स या वो रिसेप्टर्स, मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो हार्मोन्स जो कि हमारे मतलब के बॉडी में वैसे ही नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो जाके सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि उनका भी तो काम होता है ना सेल के अंदर। तो उनके लिए उनकी भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग यहाँ फार्माकोलॉजी में ड्रग की बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ द हाई ड्रग कंसंट्रेशन। मतलब अक्रॉस मतलब मूव करते हैं, क्रॉस करवाते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन से, कि वो ट्रेवल करे फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब इसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, अगर हम लोग ओरल डोजेज फॉर्म की बात करते हैं ना, तो उसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही ड्रग लिए, वो स्टमक में जाके डिज़ोल्व हुई है, मतलब जीआई गट में उसकी हायर कंसंट्रेशन है। तो मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब कहाँ पे इस ड्रग का अमाउंट लो है, या वी कैन से कि है ही नहीं, ब्लड में, तो ब्लड में मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन मीन्स गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल फ्लूइड से लेके टू द लोअर कंसंट्रेशन जो कि है ब्लड। तो वहाँ पे जो हमारी ड्रग मॉलिक्यूल है ना, वो मूव करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। दिस पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कितना डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली, सही है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, मतलब डिफ्यूजन होगी। अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, जो कि दूसरे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पैसिव डिफ्यूजन को, तो वो कौन से हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, साइज़ क्या है, सॉल्ट फॉर्म क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसमें 3 आ जाती हैं। एक तो है लिपिड सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है, अनआयोनाइज्ड ड्रग आयोनाइज्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम क्लोराइड है ना साथ में, तो वो आयोनाइज्ड होकर क्या करेंगे, सोडियम पॉजिटिव बनाएंगे और बताएंगे क्लोराइड नेगेटिव। तो ये आयन्स है, मतलब डिसोसिएट होके
आयंस में कन्वर्ट हो, तो इसको हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं कि कितनी जो ड्रग है ना वो अनआयोनाइज फॉर्म में और कितनी ड्रग आयोनाइज फॉर्म में। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी फॉर्म आइडियल होती है कि वो एब्जॉर्ब हो। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो क्या होता है, जो अनआयोनाइज फॉर्म ड्रग की होती है ना वो लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो ज़्यादा आइडियल होगी। तो हम लोग आगे जाके इसको देखते हैं। द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया अवेलेबल टू द ड्रग, मतलब सरफेस एरिया कितना है, एब्जॉर्प्टिव है या नहीं है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा ना उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करें ना तो स्टमक के कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ड्रग हमारी है ना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में। क्यों, इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं माइक्रो विलाय होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो सरफेस एरिया ना वो बढ़ जाता है और वहाँ पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। अब है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अ वाटर सॉल्युबल ड्रग थ्रू एन एक्वस। अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी तो उसके एक्वस पोर्स से वो ड्रग क्या होगी, डिफ्यूज़ होके अंदर चली जाएगी। क्या होता है, अगर आपने जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में दी है तो वो पहले डिसइंटीग्रेट होगी, डिज़ोल्व होगी, डिज़ोल्व होके क्या होगा, अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो डिज़ोल्व होके वाटर में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। जैसे एक्वस पोर वाटर को पास करते हैं ना, वैसे ही जैसे वाटर यहाँ से पास होगा जो ड्रग उसमें डिज़ोल्व होगी ना वो भी यहाँ से पास हो जाएगी। तो पैसिव डिफ्यूजन एक्वस सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए की भी होती है और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की भी होती है। अगर पैसिव डिफ्यूजन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की हम लोग बात करें तो वो मेम्ब्रेन से होगी। क्यों, क्योंकि जो लिपिड मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड इन नेचर है, तो इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी ना इजीली पास कर देगी किसको, सेल मेम्ब्रेन को, और साइटोसोल में आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की। सही है, तो हमें पता है जो हमारी ड्रग्स है ना मोस्टली वीक एसिड एंड बेस होती हैं। क्यों, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। एग्जिस्टिंग किस दोनों फॉर्म में होंगी ना, अगर वीक एसिड है और वीक बेस है ना तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज्ड ड्रग है ना वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस क्यों लेते हैं कि ड्रग का अमाउंट अनआयोनाइज्ड भी हो और कुछ अमाउंट आयोनाइज्ड भी हो। तो इसीलिए हम लोग वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं, क्योंकि वो उनकी आयोनाइजेशन बहुत ही स्लो होती है। तो ड्रग एग्जिस्ट करती है इन एन अनआयोनाइज फॉर्म एंड द आयोनाइज फॉर्म एज वेल इन एक्वस इन्वायरमेंट। जो आयोनाइज फॉर्म ड्रग होती है ना वो लिपिड सॉल्युबल होगी, सही है, जिसको हम लोग लाइपोफिलिक भी कहते हैं, एंड डिफ्यूज रेडिली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और वो रेडिली अक्रॉस कर देगी सेल मेम्ब्रेन को। और अगर हम लोग आयोनाइज फॉर्म की बात करते हैं ना तो वो लो, उसकी जो लिपिड सॉल्युबल है ना वो लो होती है, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई होती है जो आयोनाइज ड्रग होती है, बट हाईली वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग है ना वो इतना जल्दी क्रॉस नहीं करती सेल मेम्ब्रेन को। क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट आ जाता है। क्यों, जो आयोनाइज फॉर्म होगी ना वो चार्ज होगी, और हमें पता है जो हमारे सेल के अंदर भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव अंदर है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा कि वो अंदर ना आए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना उसकी वजह से जो ड्रग है ना, मतलब आयोनाइज फॉर्म जो ड्रग है ना वो इतना जल्दी, इतना रैपिडली या इतना ईजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसीलिए हमें अनआयोनाइज फॉर्म ड्रग चाहिए होती है कि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सके। द पोर्शन ऑफ द अनआयोनाइज फॉर्म प्रेजेंट इज डिटरमाइन, मतलब अनआयोनाइज फॉर्म कितनी है ड्रग की, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो ड्रग ली है वो कितने अमाउंट में आयोनाइज्ड होगी और कितने अमाउंट में आयोनाइज नहीं होगी। वो पता चलता है हमें एनवायरनमेंट के पीएच से। मतलब कुछ ड्रग एसिडिक होती हैं तो वो एसिडिक मीडियम में जाके आयोनाइज नहीं होंगी, वो अनआयोनाइज फॉर्म में होंगी। और कुछ ड्रग क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, वो क्या करेंगी, एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके क्या करेंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी। तो हमें एक तो एनवायरमेंटल पीएच बताएगी कि जो ड्रग है ना वो आयोनाइज होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने कहा अगर बेस है तो वो आयोनाइज कहाँ पे होगी, एसिडिक पीएच पे, और अगर एसिड है तो वो आयोनाइज कहाँ होगा, बेसिक पीएच पे, मतलब वाइस वर्सा। तो पीएच हमें डिटरमाइन करेगी कि जो हम लोगों ने ड्रग लिए वो आयोनाइज्ड होगी, कितने अमाउंट में होगी। और दूसरा ड्रग्स पीके मतलब पीएच जहाँ पे ड्रग इक्वल अमाउंट में होती है, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग इक्वल अमाउंट में होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रग पीके। अब
पीके से अगर पीएच कम है तो क्या होगा, पीके से पीएच ज़्यादा है तो क्या होगा, हम आगे जाके देखते हैं इसको। द पीके इज द पीएच एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग्स आर इन अ इक्वल फॉर्म, मतलब इक्वल फॉर्म में होंगी जबकि पीके की बात करेंगे। व्हेन द पीएच इज़ लोअर देन द पीके, मतलब अगर पीके से पीएच लो हो जाती है, पीएच लो हो जाएगी तो क्या होगी, जो एसिडिक ड्रग है ना, मतलब पीएच लो मतलब एसिडिक, तो जो एसिडिक ड्रग है ना वो आयोनाइज नहीं होगी। तो एसिडिक ड्रग क्या होगी, द अनआयोनाइज फॉर्म ऑफ द वीक एसिड प्रीडोमिनेंट, मतलब जो अनआयोनाइज फॉर्म होगी ना वीक एसिड की वो डोमिनेंट होगी। अब पीएच कम है मतलब एसिडिक है, तो वहाँ पे कौन जाके आयोनाइज होगा, बेसिक ड्रग। तो यहाँ पे देखते हैं, बट आयोनाइज फॉर्म ऑफ अ वीक बेस इज प्रीडोमिनेंट, मतलब जो वीक बेस होगी तो वो क्या होगी, वो आयोनाइज फॉर्म में होगी एसिडिक पीएच पे, और अगर वीक एसिड होगी तो वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। वीकली एसिडिक ड्रग जो कि हम लोग कहते हैं एस्प्रिन आर मोर रेडियली एब्जॉर्ब फ्रॉम एन एसिडिक मीडियम, जो वीकली एसिडिक ड्रग है ना वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज फॉर्म में होगी, और जो अनआयोनाइज फॉर्म है वो लिपिड सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग रेडियली क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को, इसीलिए जो एसिडिक ड्रग है ना वो स्टमक में एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया एस्प्रिन की। देन द वीक बेस, मतलब वीक बेस क्या होगी, वो रेडियली एब्जॉर्ब होगी किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो बेसिक है, और बेसिक ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होगी, अनआयोनाइज फॉर्म में होगी, तो इसलिए। और अगर बेसिक ड्रग की बात करें तो क्विनिडीन। आई होप आपको ये पैसिव डिफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन मतलब फैसिलिटेटेड, जो वर्ड है ना फैसिलिटेट वही सजेस्ट करा है, मतलब हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसको कोई कैरियर दे रहे हैं जो कि ड्रग को पास करवाएगा सेल मेम्ब्रेन से। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखें, ड्रग है और यहाँ पे ड्रग ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे हमें ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टर मतलब एक कैरियर की नीड होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अ कैरियर मॉलिक्यूल इन अ मेम्ब्रेन बाइंड्स रिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, पहले वो बाइंड होगा फिर वो क्या होगा, अनबाउंड होगी, अंदर की तरफ ड्रग चली जाएगी। और क्या होता है, ये स्पेसिफिक होती है, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही ये पास करेगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कैरियर यूज़ होता है, तो हर ड्रग का कैरियर जो स्पेसिफिक होगा, हर ड्रग वो उस कैरियर को मतलब जो भी कैरियर होगा ना उस ड्रग को पास करेगा जिससे इसकी जो है ना कंपैटिबिलिटी हो, मतलब जिससे ये कंपैटिबल हो, जिससे इसकी जो है ना मतलब कि जो इसकी शेप का हो उससे, तो ये स्पेसिफिक प्रोसेस भी होता है। तो हम लोग देखते हैं, अ कैरियर मॉलिक्यूल इन अ सेल मेम्ब्रेन कंबाइन रिवर्सिबली विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होगा, और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैरियर एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट हम लोग ड्रग की बात करें, डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा और रिलीज़ करेगा उस सबस्ट्रेट को एट द एंटीरियर सरफेस, मतलब जो अंदर होगा ना सेल वहाँ पे इसको क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। अब ये प्रोसेस स्पेसिफिक होता है, जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर द सबस्ट्रेट, ऐसे ही कैरियर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना वो भी स्पेसिफिक होते हैं फॉर द स्पेसिफिक ड्रग्स। द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर, कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती, लेकिन ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कांट अकर, मतलब यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ये भी हायर कंसंट्रेशन से ड्रग लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव का मतलब होगा रिक्वायरिंग एनर्जी, सही है, ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है ना वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक ड्रग जाएगी। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूँ ना, वही रूम्स की एग्जांपल देती हूँ, 2 रूम्स है, एक में है 40 बंदे, सही है, और एक में है 2 बंदे या 4 बंदे, सही है, 4 ले लेती हूँ। अब मुझे ये रूम खाली करना है, तो मैं चाहती हूँ कि क्या होगा, ये जो 4 बंदे ना वो भी इसी रूम में चले जाएं,
तो अब इसके लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसका डोर ओपन करूँगी, बंदे तो वैसे ही इस रूम से गिर रहे होंगे, तो मुझे एनर्जी धक्का दे के इनको इस रूम में घसीटना होगा, क्योंकि ये तो नहीं जाएंगे, बोलेंगे बहुत रश है। तो इसके लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं ना। अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते तो इट वाज क्वाइट इजी ना। अब इतना इजी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी ब्रेक होता है, एनर्जी मिलती है, तभी ये जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट है ना वो होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव होती है एंड रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है एंड मे इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सीम टू बी लिमिटेड टू द ड्रग स्ट्रक्चर सिमिलर, मतलब ये स्पेसिफिक सिलेक्टिव होगी, तो सिलेक्टिव उन कंपाउंड्स के लिए, उन मॉलिक्यूल्स के लिए होगी जो कि सिमिलर हो, किसके लिए, किसके सिमिलर हो, एंड्रोजिनस सब्सटेंस के सिमिलर हो। कौन से एंड्रोजिनस सब्सटेंस, वो आइंस, वाइटामिन, शुगर एंड अमाइनो एसिड की सिमिलर स्ट्रक्चर में हो। दीज ड्रग आर यूजुअली एब्जॉर्ब फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट ऑफ द इंटेस्टाइन में, और ये स्पेसिफिक प्रोसेस होगा, क्योंकि ये हर जगह नहीं होगा, ये स्पेसिफिक एरियाज़ में होगा या साइट पे होगा इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे एटीपी ब्रेक हुआ, एडीपी बना और यहाँ से हमें एनर्जी मिली, और एनर्जी मिली तो ये ड्रग क्या होगी, पास हो जाएगी। अब हम लोग लिपिन कोड से देखते हैं कि ये जो पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्या। अगर पैसिव डिफ्यूजन की बात करें, द ड्राइव फोर्स फॉर द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग टू बॉडीज कंपार्टमेंट। मतलब टू बॉडी कंपार्टमेंट है ना, एक स्टमक है, दूसरा ब्लड है, दो बॉडी कंपार्टमेंट्स है ना, तो उसमें कैसे ड्रग है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे क्या है, इन अदर वर्ड्स ड्रग मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन जो कि स्टमक है टू द लोअर कंसंट्रेशन जो कि ब्लड होगी। पैसिव डिफ्यूजन में कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता और सेचुरेशन भी नहीं होगी। सेचुरेशन मतलब नहीं हो, क्यों, कैसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्टर यूज़ नहीं हो रहा कि एक ड्रग मॉलिक्यूल इसमें बाइंड हो गया, दूसरी पे दूसरा, तीसरी पे तीसरा, तो जितने भी ट्रांसपोर्टर है वो सेचुरेटेड हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेचुरेशन नहीं होगी एंड शोज अ लो, और इतना स्पेसिफिक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर यूज़ नहीं हो रहा। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ड्रग आर एब्जॉर्ब, और मेजोरिटी ऑफ द ड्रग है ना ऐसे ही इसी मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होती हैं। वाटर सॉल्युबल ड्रग पेनिट्रेट करेंगी सेल मेम्ब्रेन थ्रू द एक्वस चैनल, और या तो पोर्स वाया जो लिपिड सॉल्युबल्स होंगी ना वो रेडियली क्रॉस करेंगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, टू देयर सॉल्युबिलिटी इन द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सॉल्युबल होंगे लिपिड बाय लेयर में, तो वो इजीली पास हो जाएंगे। अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम लोग क्या, ये क्या है, थ्रू स्पेसिफाइड ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, मतलब हमें इसके लिए ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो प्रोटीन कैरियर है ना वो रिक्वायर्ड होंगे, स्पेसिफिक कैरियर रिक्वायर्ड होते हैं, दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना जो कि सेल मेम्ब्रेन को पोर्स के थ्रू क्रॉस नहीं करते, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल के लिए। दिस कैरियर प्रोटीन अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, वहाँ से ड्रग आई, इसमें बाइंड हुई, कन्फर्मेशनल चेंज आया, कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। allowing the passage of the drug or endogenous molecule into the interior of the cell and moving them from an area of the higher concentration to the area of lower concentration. This process is known as a facilitated diffusion. It does not require, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेचुरेशन हो सकती है, जितने भी मतलब ट्रांसपोर्टर हैं वो ड्रग से सेचुरेट हो गए, और जो दूसरी ड्रग है उसके लिए अब हम लोग के पास ट्रांसपोर्टर नहीं है तो सेचुरेशन हो जाती है। एंड मे बी इनहिबिटेड बाय द कंपाउंड दैट कॉम्पीट फॉर द कैरियर, और ये स्लो भी हो सकता है। क्यों, अगर ज़्यादा ड्रग मॉलिक्यूल है तो एक बोलेगा मैं बाइंड होऊंगा, दूसरा बोलेगा मुझे बाइंड होना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये इनहिबिट भी हो सकता है प्रोसेस। अब आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस मोड ऑफ द ड्रग एंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, इसमें कैरियर प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, दैट स्पान द
जो कि सेल मेम्ब्रेन में होंगे और इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अ फ्यू ड्रग्स दैट आर क्लोजली रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरली अकरिंग मेटाबोलाइट्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। मतलब ये क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं। एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्राइव बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब ATP। इट इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग ड्रग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर ड्रग कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन, मतलब लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। द प्रोसेस इज सैचुरेबल क्योंकि इसमें कैरियर यूज़ हो रहा है। Active transport substances are selective and can be competitively inhibited by other co-transported substances। ये भी मतलब कि इनहिबिट हो सकती है, क्यों? अगर कोई को ट्रांसपोर्टर सब्सटेंस इसके साथ होगा ड्रग के साथ तो वो कॉम्पीट करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अगर हम लोग फोर्थ की बात करते हैं वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो लार्जर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होते हैं ना, वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए जाते कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें, तो उसके लिए क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन है ना फोल्ड हो जाती है। मतलब ये मेम्ब्रेन है, ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को लिया और मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होकर बंद हो जाती है, फिर ये एक वेजिकल बनाएगी और वेजिकल क्या होगी, सेल के अंदर आ जाएगी और फिर ये वेजिकल से ड्रग निकल जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ऐसे ही अगर किसी लार्जर मॉलिक्यूल को सेल से बाहर निकालना होगा, ऐसी वेजिकल बनेगी और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर हो जाएगी वेजिकल, जो सेल मेम्ब्रेन में फोल्ड होगी, वेजिकल बनाएगी, इनसाइड भी जाएगी और आउटसाइड भी जा सकता है। दिस टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द ड्रग ऑफ एक्सेप्शनली लार्ज जो साइज़ की होगी ना, लार्ज साइज क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व engulfment of the drug by the cell membrane and transport into the cell by पिंचिंग ऑफ द ड्रग फिल्ड वेजिकल। मतलब जो वेजिकल बनी ना उसको पिंच करके जो ड्रग है ना वो बाहर आ जाएगी। ऐसे एक्सोसाइटोसिस क्या है, इसी का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस। मैनी सेल्स यूज एक्सोसाइटोसिस टू सीक्रेट सब्सटेंसेस, मतलब सीक्रेट करे सब्सटेंसेस को बाहर सेल के आउट ऑफ द सेल थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ द वेजल। मतलब वेजल बनेगी, वो वेजल बाहर जाएगी और वो टूट के फिर क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस करेगी। विटामिन B12 इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गट वॉल बाय द एंडोसाइटोसिस। अगर हम लोग विटामिन B12 की बात करें तो इसी प्रोसेस से वो क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होता है, मतलब एब्जॉर्ब्ड होता है। वेयर इज सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जाम्पल द नोरेपिनेफ्रिन आर स्टोर्ड इन अ इंट्रासेलुलर वेजिकल इन अ नर्व टर्मिनल एंड रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस। जैसे हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर देखे ना कैसे वेजिकल के अंदर होते हैं और फिर वो कैल्शियम आता है, सोडियम और कैल्शियम की वजह से वो क्या होगा, कैल्शियम उसको ट्रिगर करेगा कि वो एक्सोसाइटोसिस उसकी हो। मतलब ट्रिगरिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन एक्सोसाइटोसिस कैसे होगी आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा था पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जो पानी है ना उसको अंदर करना। इसी मैकेनिज्म से अगर पानी को अंदर करेंगे तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस समझ आया, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल में ये बड़ा सा मॉलिक्यूल था, अब इसको क्रॉस करना था, क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ने इसको लिया, फोल्ड हुई और एक वेजिकल बनाई और ये वेजिकल क्या होगी, इनसाइड द सेल आई और ये क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस हो गई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट है ना, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन देखी, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। ये टाइप से एब्जॉर्प्शन की ड्रग कैसे एब्जॉर्ब्ड होगी, कैसे कौन से मैकेनिज्म से होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो इसमें जो पहला है ना वो इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एन ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने कहा था अगर एसिडिक ड्रग है तो वो जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक मीडियम में होगी, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। और अगर बेसिक ड्रग है तो वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगी, बेसिक पीएच में, क्योंकि बेसिक पीएच पे जो बेसिक ड्रग होगी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। और हमें पता है अनआयोनाइज्ड जो फॉर्म ड्रग होगी ना, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग वो एब्जॉर्ब होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इफ़ेक्ट ऑफ
pH on the drug absorption. Most of the drug are weak acid और weak base. हमें पता है जो weak acidic drugs होती है ना वो रिलीज करेंगी प्रोटोन, सही है, causing a charge ion to form. मतलब फिर क्या करेंगी, वो एक चार्ज आयन बना देंगी, चार्ज आयन फॉर्म होगा. अब यहाँ पे ये एसिडिक ड्रग, सही है, ये क्या करेगी, अपना जो प्रोटोन है ना उसको रिलीज करेगी और जो ड्रग बनेगी वो क्या होगी, आइंस में. तो ये कन्वर्ट हो गई है, मतलब जो एसिडिक ड्रग है ना वो आइंस में डिसोसिएट होगी इस तरह से. और हमें पता है अगर ये डिसोसिएट होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए इसकी जो अनआयोनाइज फॉर्म होगी ना उसकी एब्जॉर्प्शन होगी. तो इसकी जो एसिडिक ड्रग है ना वो किस एसिडिक मीडियम में जाके एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पे वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी. अब वीक बेस की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटोनेटेड बेस. अगर प्रोटोनेटेड बेस होगी ना तो वो प्रोटोन को डोनेट करेगी. हाउएवर जो अगर बेस ने प्रोटोन को डोनेट किया है ना वो बेस क्या होगी, अनआयोनाइज फॉर्म में होगी, ये ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में, तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी. प्रोटोनेटेड जो बेस है ना कैन रिलीज द प्रोटोन. हाउएवर द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द बेस ड्रग इज यूजुअली चार्ज. जो प्रोटोनेटेड बेस होगी ना ड्रग वो चार्ज होगी और वो लूज़ करेगी अपना प्रोटोन और फिर क्या करेगी, वो अनचार्ज जो है ना बेस उसको बनाएगी. अ ड्रग पास थ्रू द मेम्ब्रेन मोर रैपिडली इफ़ इट इज़ अनचार्ज. मतलब जो अनचार्ज है अनआयोनाइज फॉर्म में होगी ना वही रैपिडली क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. थस फॉर अ वीक एसिड द अनचार्ज, मतलब जो अनचार्ज प्रोटोनेटेड ये होगी ना एसिड कैन पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन. मतलब प्रोटोनेटेड होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि अनचार्ज है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. एंड ए, मतलब ये जो ए है कांट, मतलब अगर ये ए सिंगल होगा ना वो चार्ज होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. फॉर अ वीक बेस द अनचार्ज फॉर्म बी, मतलब ये जो अनचार्ज फॉर्म बी है ना वो क्या होगा, मतलब पेनिट्रेट करेगा. For a base, the uncharged form of the B penetrates through the cell membrane. मतलब जो uncharged B होगा ना वो penetrate करेगा. But the protonated form, अगर इसकी charge form होगी ना वो penetrate नहीं करेगी, does not. Therefore, the effective concentration of the permeable form of each drug at its site of absorption is determined by relative concentration of the charged and uncharged form. अब हमें कैसे पता चलेगा ये ड्रग है ना पेनिट्रेट करेगी या ये इसकी परमिएबिलिटी नहीं होगी, कैसे हम लोग देखेंगे कि ड्रग चार्ज है या अनचार्ज है. द रेशियो बिटवीन टू फॉर्म इज इन टर्न डिटरमाइन बाय. अब कितने रेशियो में ड्रग है ना वो आयोनाइज या चार्ज फॉर्म में होगी या अनआयोनाइज फॉर्म में होगी, तो वो डिटरमाइन होता है. हम लोगों ने पीछे ही देखा था पीएच, उसको डिटरमाइन करेगी कि कौन सी पीएच है. अगर एसिडिक पीएच है और एसिडिक ड्रग है तो वो क्या होगी, अनचार्ज फॉर्म में होगी, मतलब अनआयोनाइज फॉर्म में होगी. लेकिन अगर एसिडिक ड्रग है बेसिक पीएच पे वो क्या होगी, आयोनाइज फॉर्म में होगी, चार्ज फॉर्म में ज़्यादा होगी. तो ये डिटरमाइन करेगा. और दूसरा डिटरमाइन करता है, एक तो पीएच डिटरमाइन करेगी कि जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना उसमें ड्रग कौन सी अमाउंट किस फॉर्म में है, और दूसरा आयोनाइजेशन कांस्टेंट. द रेशियो बिटवीन द टू फॉर्म determined by the pH at the site of absorption and by the strength of the weak acid and base, which is represented by the ionization constant, जिसको हम लोग pKa भी बोलते हैं. The pKa is the measure of the strength of interaction of the compound with the proton. मतलब जो इंटरेक्शन है ना प्रोटोन के साथ उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कौन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट. द लोअर द पीके मतलब पीके से अगर लो होगी पीएच तो वो क्या होगी, एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा. द हायर द पीके, अगर पीके हाई होगी तो वो बेसिक होगी, मतलब पीएच हाई है तो बेसिक होगी ड्रग. डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट इज अचीव व्हेन द परमिएबल फॉर्म ऑफ द ड्रग अचीव एन इक्वल कंसंट्रेशन इन द बॉडी वाटर स्पेस. मतलब जो एब्जॉर्बेबल या ड्रग जो है ना परमिएबल फॉर्म जितनी ड्रग की होगी ना उतनी ड्रग है ना अवेलेबल होगी हमें. तो आपको पता है जो बेसिक ड्रग होगी ना वो जाके एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी बेसिक पीएच पे. और एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी एसिडिक पीएच पे, क्योंकि वहाँ पे वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी. दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट. अब हम लोग देखते हैं वीक एसिड क्या होगा,
इस फॉर्म में होगा तो वो मतलब क्या होगा, अवेलेबल होगा, परमिएबल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर ये आयोनाइज्ड हो गया तो वो पास नहीं करेगा। हम लोग ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फॉर्म इसकी पास हो जाएगी इजीली, लेकिन आयोनाइज्ड जो होगी ना वो नहीं होगी। तो ये लिपिड मेम्ब्रेन, एक बॉडी कंपार्टमेंट, दूसरा बॉडी कंपार्टमेंट, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं लिपिड मेम्ब्रेन, ये बेसिक ड्रग के लिए, किसके लिए, वीक बेस के लिए। अब वीक बेस हमें पता है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा तो वो क्रॉस नहीं करेगा मेम्ब्रेन। अब इसको क्या होगा, इसको प्रोटोन रिलीज करना होगा और अनचार्ज फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अनचार्ज फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो फिर वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। अब इस ड्रग ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, अब सेल के अंदर आ गई, सेल के अंदर ये आयोनाइज हो जाए फिर मसला नहीं है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और दूसरा जो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, वो है ब्लड, कि कितना ब्लड है ना वो एब्जॉर्प्शन साइड पे होगा। जितना ज़्यादा ब्लड वहाँ से रन करेगा उतनी ज़्यादा ड्रग है ना एब्जॉर्ब होगी। द इंटेस्टाइन रिसीव मच मोर ब्लड फ्लो देन द स्टमक, स्टमक से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है इंटेस्टाइन की तरफ। सो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल इज़ फेवरेबल ओवर द, मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगी ना इंटेस्टाइन से वो ज़्यादा फेवरेबल होगी एज़ कम्पेयर टू द स्टमक। शॉक सिवियरली रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द क्यूटेनिस। अब हमें पता है अगर कोई शॉक लगता है तो जो ब्लड फ्लो है ना टू द क्यूटेनियस टिश्यू, मतलब जो स्किन की तरफ है, वो कम हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जो ड्रग है ना जो कि एब्जॉर्ब होनी है थ्रू द सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने सबक्यूटेनियसली ड्रग को एडमिनिस्टर किया है और यूज़ मतलब कि आपको पता है कि यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर शॉक लगता है ना तो वहाँ तब क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है ना टू द स्किन वो कम हो जाता है, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी ना उस साइड से कम हो जाएगी। अगर आप शॉक लाइक सिचुएशन में ड्रग दोगे सबक्यूटेनियसली तो वो इतना जल्दी इतनी एब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि ब्लड फ्लो उस कंडीशन में कम हो जाता है। अब देखते हैं जो थर्ड फैक्टर है ना, जो कि थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व होता है या इन्फ्लुएंस करेगा एब्जॉर्प्शन को, वो है टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करें ना तो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टमक। तो क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, उसकी वजह से कितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, 1000 फोल्ड्स देन दैट ऑफ स्टमक। तो एब्जॉर्प्शन ड्रग की ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो इंटेस्टाइन है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। दूसरा है कॉन्टैक्ट टाइम, ड्रग का कॉन्टैक्ट टाइम कितना है एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, मतलब जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है ना उससे अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा तो वो जो ड्रग है ना वो ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट टाइम कम होगा तो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी। अगर हम लोग डायरिया की बात करें तो डायरिया में क्या होगा, ड्रग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि वो एब्जॉर्ब हो, जल्दी वो बॉडी से एलिमिनेट होगी। तो डायरिया की केसेस में क्या होगा, ड्रग इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि वो क्विकली पास हो जाती है। इफ़ द ड्रग मूव थ्रू द इंटेस्टाइन वेरी क्विकली, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वेरी क्विकली, एज कैन हैपन विथ सिवियर डायरिया, इट नॉट वेल एब्जॉर्ब, मतलब इतना वेल एब्जॉर्ब नहीं होगी। Conversely, anything that delay the transport of the drug from the stomach to the intestine delay the rate of absorption। मतलब को बहुत दूसरे भी फैक्टर्स हैं, मतलब कॉन्टैक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल अगर खाना आपके स्टमक में होगा और आपने ड्रग खा ली तो हमें पता है जो मतलब खाना होगा वो भी डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में और वो रिलीज़ होगा, वो थोड़ा लेट स्लो रिलीज़ होगा। तो जो ड्रग है ना वो भी इंटेस्टाइन से स्लो रिलीज़ होगी और उसकी एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगी क्योंकि वो इंटेस्टाइन की तरफ गई ही नहीं है। तो इसीलिए जो हम लोग खाने के साथ ड्रग लेते हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन एक तो कम होती है, दूसरी क्या होगी, स्लो भी होती है। तो एनीथिंग दैट डिले द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द स्टमक, जैसे कोई फूड है, टू द इंटेस्टाइन डिले द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन ए स्टमक बोथ क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा ड्रग को और स्लो करेगा गैस्ट्रिक एम्पिटाइम, मतलब वो गैस्ट्रिक से जो स्टमक है ना उससे ड्रग को जो इंटेस्टाइन है ना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में लेट करेगा। देयरफॉर अ ड्रग टेकन विथ मील इज़ जनरली एब्जॉर्ब मोर स्लोली, वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी। अब एक्सप्रेशन ऑफ द जी ग्लाइकोप्रोटीन, अब ये जी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, सही है, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल को फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड, मतलब
सेल के अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं उसको क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा सेल के, तो उसको हम लोग पी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन इज द ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ एक्सप्रेस इन अ टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, हर बॉडी में जहाँ पे भी टिश्यूज़ होंगे वहाँ पे होंगे, इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, ब्रेन कैपिलरीज, हर जगह ये होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इज़ इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द टिश्यू टू द, मतलब टिश्यू से सेल से ड्रग को बाहर निकालेंगे टू द ब्लड, ये सेल ड्रग को बाहर निकाल रहे हैं सेल से, दैट इज़ इट पम्प ड्रग आउट ऑफ द सेल। थस इन द एरिया ऑफ हाई एक्सप्रेशन पी ग्लाइकोप्रोटीन जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होगी। इन एडिशन टू द ट्रांसपोर्टिंग मैनी ड्रग आउट ऑफ द सेल, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएट विद द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, और ड्रग रेजिस्टेंस भी क्रिएट होगा क्योंकि ये ड्रग को आउटसाइड द सेल थ्रू कर रही है। तो ये थे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना एब्जॉर्प्शन का, वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।